Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 9 of class 7th of SST subject. The name of the chapter is Life in the Temperate Grassland. In this chapter, what we study about the temperate grassland, the wild, the prairies. Let's start. Grassland are the areas where the vegetation is dominated by the continuous cover of a grasses. ग्रासलैंड हमारा वो वाला एरिया होता है जिसमें सारा वेजिटेशन का कंसेप्ट आता है, लाइक बहुत तरह के जो है क्रॉप्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह लगाई जाती है, और इवन वो जो पूरा एरिया होता है वो ग्रासेस से कवर होता है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड. ग्रासलैंड्स मेनली जो है दो तरह के होते हैं. First one is temperate grassland and the tropical grassland. Number one is the temperate grassland होता है और दूसरा होता है हमारा tropic grassland. Temperate grasslands, the temperate grasslands are found in the temperate zones of the world. अगर हम लोग बात करते हैं temperate grassland की, तो temperate grassland जो है ये mainly temperate zones जो हमारे world के होते हैं वहाँ पर पाया जाता है. They lie between the desert in the south and the forest in the north. ये mainly कहाँ पर होता है? Desert एरिया में होता है. किस डायरेक्शन में? साउथ में. और फॉरेस्ट में किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है. सो डस दिस इंडिकेट समथिंग टू यू. अब इससे हमें कुछ ना कुछ जो है पता चलता है. द डेजर्ट इन द साउथ हैव लीस्ट रेनफॉल. अब हमें पता है जो वाले डेजर्ट्स क्या होते हैं, साउथ डायरेक्शन में होते हैं, वहाँ पर मेनली रेनफॉल बहुत कम होती है. सो देयर इज़ ए हार्डली एनी वेजिटेशन, जिसकी वजह से लगभग बहुत ही कम वहाँ पर वेजिटेशन होती है. एज यू मूव अ नॉर्थ, बट अगर हम उसी समय नॉर्थ की तरफ की बात करें, द रेनफॉल कीप्स इंक्रीजिंग टिल इट इज़ अ सफिशिएंट टू ऑल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट. बट अगर हम लोग नॉर्थ रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, और लगभग वो जो बारिश होती है वो लगभग सफिशिएंट होती है ट्रीज और फॉरेस्ट की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू हैव लर्नड इन अ चैप्टर 6 दैट दीज ग्रासलैंड अकर इन अ मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इवन आपने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है कि ये जो ग्रासलैंड है ये बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है वर्ल्ड के, मोस्टली इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और मोस्टली हमारा कहाँ पर पाया जाता है? कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाया जाता है. एंड वेयर द क्लाइमेट इज़ ए एक्सट्रीम, जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम होता है. लाइक जैसे जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बारिश जब चाहिए तब बारिश हो रही है, जब धूप चाहिए तब धूप हो रही है. तो हेयर समर आर ए हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड. और जहाँ पर समर में जो होती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. सो टेम्परेट ग्रासलैंड हैव अ डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की तो उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं वर्ल्ड वाइज. while they are known as a prairies in the नॉर्थ में हम उनको prairies कहते हैं. नॉर्थ अमेरिका में उसको हम लोग prairies कहते हैं. दे आर कॉल्ड pampas इन द साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में उनको pampas कहा जाता है. एंड steppes इन द यूरेशिया and wild in the southern Africa. The prairies, the word prairies is derived from the Latin word paretta. अब ये जो prairies word उसको दिया गया है ये mainly Latin word से आया है. कौन से Latin word से? paretta से. meaning a meadow, जिसका meaning होता है meadow. So it is a region of the flat gently sloping of the hilly land. meadow का simple mainly क्या होता है कि जैसे suppose करो वहाँ पे लैंड में क्या है कि लगभग ऐसे थोड़ा सा हिली पोर्शन में इस तरह से जो है वो लैंड की मूवमेंट हो रही है हिली पोर्शन में. तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, मोस्टली द एरियाज आर ए ट्रीलेस एंड बट नियर द लो लेइंग प्लांट्स एंड फ्लैंकिंग अ रिवर वैली ट्रीज कैन बी अ फाउंड. वहाँ पर मोस्टली ट्रीज तो इतनी ज़्यादा नहीं होते, बट वो जो लैंड जो मेनली इस यू शेप में आ रहा है, लाइक वही जो मेडोज का जिसको हम लोग नाम दे देते हैं वो प्लेन में, तो वहाँ पर एक रिवर वैली भी होती है और उसके आसपास जो है ऐसे छोटे 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 प्लांट्स होते हैं. तो वो जो टॉल ग्रास होती है अप टू वो लगभग कितनी हाइट पर होती है? 2 मीटर्स हाई पे, एंड डोमिनेट्स द लैंडस्केप. तो इस तरह से वो लैंड पर दिखाई देती है. देन लोकेशन एंड एक्सटेंट. prairies कवर अ पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये मेनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है, एंड द पार्ट्स ऑफ द कैनेडा, इवन कैनेडा में भी होता है. इन यूएसए द ग्रासलैंड एरिया इज ड्रेन्ड बाय द
Tributaries of the Mississippi and the Canadian prairies are drained by the tributaries of the सास्काटवन रिवर्स। मेनली उन्होंने बताया है कि लाइक ये जो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड एरिया जो हमारा मिसिसिपी में पाया जाता है और इवन कैनेडियन में जो प्रेरिस है वो ड्रेनेज जो है वो मेनली कहाँ पर पाया जाता है, सकाट्सवा रिवर के नियर पाया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर एडमॉन्टन, सास्कॉटन, कैलगरीज एंड द विपनिंग। अब ये जो पूरा जो लोकेशन होती है वो मेनली किन किन एरियाज और इवन किन किन सिटीज़ के आसपास आता है, उन सिटीज़ के नाम बता दिए। जैसे एडमॉन्टन होता है, सास्केंटन होता है, कैलगरी है एंड विपिंग है। देन क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, द क्लाइमेट इज़ ऑफ ए कॉन्टिनेंटल टाइप विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर। वो भी एक कॉन्टिनेंटल की तरह ही वहाँ का भी क्लाइमेट होता है, लाइक जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द समर्स आर, अब गर्मियों में क्या होता है वहाँ पर, द समर्स आर वार्म विद द टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। समर काफ़ी वार्म होता है, लगभग समर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। वाइल इन अ विंटर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। और इवन अगर विंटर की भी बात करते हैं तो विंटर में भी उनका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड में रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। सो इन विंटर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ द स्नो कवर दिस रीजन। और इस रीजन में विंटर में मेनली क्या होता है, ए लाइक जो है बहुत ठंड होती है तो वो ए जो विंटर में एक जो लेयर होती है वो उनकी अपीयर हो जाती है एक स्नो के ऊपर। एनुअल रेनफॉल इज़ सपोज टू बी अ मॉडरेट, बट अगर हम लोग बात करते हैं कि उस पूरे ओवरऑल साल में कितनी बारिश होती है तो वो मॉडरेट होती है, मतलब उसका कुछ आइडिया नहीं है, कभी ज़्यादा भी होती है कभी कम भी होती है। एंड इट्स आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रास, जिसकी वजह से घास जो है वहाँ पर ग्रास जो है वो उगती भी रहती है। सो एज देयर इज़ अ नॉर्थ साउथ बैरियर, अ लोकल विंड चिनॉक ब्लोज हेयर। अब वहाँ पर मेनली क्या, नॉर्थ और साउथ दोनों का ही बैरियर है, रुकावट का काम करते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक जो लोकल विंड चलती है उसको हम लोग बोल देते हैं चिनॉक। तो इट ब्लोस इन अ विंटर एंड दस रेजेस द टेम्परेचर इन अ शॉर्ट टाइम। और ये वाली विंटर जब सर्दियों में चलती है तो फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर एज ए रिजल्टेंट इन ए मेल्टिंग ऑफ अ स्नो। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्नो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो मेकिंग अ पॉस्चर लैंड अवेलेबल फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स। तो जिसकी वजह से वो जो लैंड होती है वो एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। एनिमल्स जो है वो वहाँ पर आकर इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। प्लांट लाइफ, द रीजन इज़ द डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस ऑफ द वेरियस काइंड्स। अब वो जो रीजन है उसमें बहुत तरह के ग्रासेस लगे होते हैं। देयर आर ए हार्डली एनी ट्रीज हेयर एक्सेप्ट फॉर ए सम वुडलैंड इन द पैचेज वर इनफ एंड वाटर एंड द वार्मथ आर अवेलेबल। वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही हद तक कुछ ट्रीज होते हैं, बट कुछ हद तक जो है वो सिर्फ ट्रीज के वुड के मतलब पैचेज ही होते हैं, जिसकी वजह से पानी वगैरह जो देना होता है वो उनके लिए एयर में लाइक जैसे जो वार्म अगर इन्वायरमेंट है तो वो अगर अवेलेबल होता है तो वो ही इनफ होता है। सो विलोस, एल्डर्स एंड द पॉपुलर्स आर द सम ऑफ द ट्रीज। अब उनमें जो ट्रीज पाए जाते हैं उनमें से कुछ ट्रीज के नाम से, जैसे विलोस हो गया, एल्डर्स हो गया, पॉपुलर्स हो गया, इस तरह के जो ट्रीज हैं उन वुडलैंड्स में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ द ट्रीज इज लिमिटेड बाय द फायर। और ये जो ट्रीज वहाँ पर पाए जाते हैं ये मेनली जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में फायर के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें, द अमेरिकन बफेलो और द बिसोन और द पैगर और द क्योटे, पैननी, वॉल्फ, फॉक्स, एंटिलन एंड रैबिट एंड द गॉफर आर द सम नेटिव एनिमल्स फाउंड हेयर। ये इस तरह के सारे जो जानवर हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। पीपल, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है संसार का
एक टेक्निकली एडवांस्ड रीजन है. द फार्मर्स हैव अ ह्यूज स्ट्रेचेस ऑफ द लैंड अप टू 1,000 एकड़. वहाँ पर जो किसान काम करते हैं उन्होंने मेनली ज़मीन को लगभग 1,000 एकड़ से भी ज़्यादा यूज़ किया है. दे लिव ऑन द फार्म्स, वो फार्म्स में ही रहते हैं. द फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर ए कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन. और वहाँ पर जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती है वो मेनली किसकी हेल्प से की जाती है? खेतीबाड़ी मशीन्स की हेल्प से ही की जाती है. दी मेन इन क्रॉप्स ऑफ द रीजन्स आर व्हीट एंड कॉर्न. और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है वो व्हीट और कॉर्न की है. और दो द बार्ले एंड द ऑट्स, उसके अलावा बार्ले और ऑट्स की भी लगाई जाती है जो टाइम टू टाइम ग्रो की जाती है. एंड प्लोइंग, सोइंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज ऑल डन विद वन सिंगल मशीन. और वहाँ पर प्लोइंग का कंसेप्ट हो, चाहे सोइंग करना हो, बीज को लगाना हो, या थ्रेश करना हो, या स्टोर करना हो, सबके सब काम एक ही मशीन से किए जाते हैं. और उस मशीन का नाम क्या है? कंबाइंड हार्वेस्टर. द फार्मर्स एवर पोसेसेस मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, वैगन्स, ट्रक्स, हॉरोस एंड द सीड ड्रिल्स. तो इसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे उनको मेनली लाइक ये सारी जो मशीन्स होती थी वो ये भी यूज़ करते थे, ट्रैक्टर्स, वैगन्स, ट्रक्स और हॉरो सीड ड्रिल्स वगैरह के पर्पस के लिए. In Canada, wheat is a normally sown in the spring and is a ready within 100 days. अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो मेनली जो है स्प्रिंग सीजन में ही जो था व्हीट को उगाया जाता था और लगभग 100 डेज में वो प्रिपेयर हो जाती थी. सो ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ए आइस इन द स्प्रिंग मच नीडेड मॉइस्चर इज अवेलेबल. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पर जैसे आइस मेल्ट होती थी तो नो डाउट मॉइस्चर जो था वो अवेलेबल हो जाता था. तो मोस्ट ऑफ दी कैनेडियन व्हीट कॉल द स्प्रिंग व्हीट. इसीलिए कनाडा में जो व्हीट मिलती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? स्प्रिंग व्हीट भी कहते हैं. और इवन वो एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. USA हैज़ ए बेटर वेराइटी ऑफ ए व्हीट इज़ ए नोन एज ए विंटर व्हीट. बट अगर एज़ कंपैरिजन टू हम उसको USA के साथ अगर कंपेयर करें तो जो USA में है उसमें उससे भी ज़्यादा अच्छी वेराइटी ऑफ व्हीट मिलती है. और वो जो अच्छी वेराइटी ऑफ व्हीट मिलती है उसको मेनली विंटर्स में लगाया जाता था, सॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पैराडीज एंड इन द ड्रायर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैराडीज बोथ इन द कनाडा एंड द USA. और इवन इन वेस्टर्न पार्ट में दोनों ही जगह लगाया जाता था, पैराडीज और कनाडा इन USA में. एंड कैटल रेयरिंग क्वाइट कॉमन. और इवन उसमें कैटल रेयरिंग भी की जाती थी, मतलब जो थे हमारे पशुओं को भी चराया जाता था. डेयरी फार्मिंग. अब डेयरी फार्मिंग की बात करें तो डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है. डेयरी फार्मिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था. दी high productivity of the agriculture and the dairy industries has given a rise to the large cattle farms called the ranches are the common in the Paris. अब वहाँ पर मेनली क्या था? जैसे जैसे क्या हुआ लाइक जैसे डेयरी फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई. तो जिसकी वजह से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी वो भी ये जो है डेयरी फार्मिंग को यूज़ करना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से लार्ज कैटल फार्मिंग का होना शुरू हो गया था. और उसको हम लोगों ने नाम दे दिया था ranches का. Throughout the Pyrenees, the roads and the railways lines in the late 19th century have made Paris easily accessible to the new settlers and the several towns have. अब कहते जैसे जैसे क्या हुआ, रोड्स और रेलवेज लाइंस वगैरह जो है वो लेट 19th सेंचुरी में बन गई थी. तो ये जो पेरिस जहाँ पर मेनली क्या किया जाता था, कैटल फार्मिंग की जाती थी, वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली एसेसिबल हो रही थी, ईजिली हो रही थी. सेवरल टाउन्स हैव कम अप अलॉन्ग द रेलवे लाइन्स. क्योंकि बहुत सारे गांव जो थे वो रेलवे लाइन्स के आसपास ही बन गए थे. एंड वन सच बिग टाउन इज, उनमें से एक जो सबसे बड़ा टाउन था उसका नाम क्या था? विपिंग इंग, विच हैज़ बिकम द लार्ज ग्रेन कलेक्टिंग सेंटर, जो मेनली सबसे बड़ा ग्रेन कलेक्टिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता था. द टाउन इज़ ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ द कैनेडियन. और इवन हम लोग उसको जो थे गेटवे ऑफ कैनेडियन भी कहते थे, पैरेनिस. एंड सिंस द ट्रैफिक ऑन द रोड्स
इज़ द फास्ट एंड द फ्रिक्वेंट। अब पता था कि जो सड़क है, सड़क में ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा होती थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती थी और लगातार चलती थी। सो कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन इज़ ऑल्सो द फास्ट, जिसकी वजह से ग्रेन को कलेक्ट करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। सो ऑल फार्म हाउसेस आर वेल इक्विप्ड विद ग्रेन, और जितने भी वहाँ पर फार्म हाउस होते थे उनमें सब में ग्रेन जो है बहुत ही सही ढंग से रखा जाता था। उनको एक कलेक्शन शेड के अंदर रखा जाता था जिसको हम लोग सीलोस का नाम देते थे। विच आर टॉल स्टील स्ट्रक्चर, जो मेनली क्या होते थे, स्टील के लाइक इतने बड़े बड़े जो थे, आप कह सकते हो स्ट्रक्चर की शेप में कंटेनर्स बने होते थे जिसमें रखा जाता था। सो इनसाइड द सीलो द ग्रेन सीम्स टू बी वेल शेल्टर्ड अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट। अब उसके अंदर इसलिए रखा जाता था ताकि जो क्लाइमेट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो जो है वो ग्रेन्स पे इफेक्ट ना पड़े और ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहें। If there is ever a danger of the tornado, the farmers with the help of their neighbor harvest their crops and this is done with the help of a combined harvesters। अगर उनको लगता है कि किसी तरह की, जैसे फार्मर्स को लगता था कि किसी तरह की कोई परेशानी या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको क्रॉप वगैरह को हार्वेस्ट करने में, तो वो मेनली क्या करते थे, कंबाइंड हार्वेस्टर्स को यूज़ कर कर अपनी क्रॉप को सही ढंग से जो है हार्वेस्ट करते थे। द वेल्ड्स, अब ये वेल्ड्स कौन थे? द वेल्ड आर द रोलिंग प्लेट्यूस, ये हमारे रोलिंग प्लेट्यूस है विद वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर, और इनकी जो रेंज होती है वो लगभग 600 मीटर टू 1100 मीटर होती है। दे आर ए कवर्ड बाय द ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट, ये मेनली किससे कवर हैं? हमारे माउंटेन है जो ईस्ट डायरेक्शन में है जिनका नाम है ड्रेकनबर्ग। टू देयर वेस्ट लाइज द कालाहारी डेजर्ट, और वेस्ट के टूवर्ड्स जो है ये मेनली किसके साथ कनेक्टेड में है? कालाहारी डेजर्ट के साथ। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई यील्ड आर लोकेटेड दैट अटेन द हाइट और मोर देन 1600 मीटर्स इन सम एरियाज। और अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो ये जो हाई यील्ड है ये मेनली कहाँ पर अटेन है? एक सर्टेन हाइट है जहाँ पर ये लोकेटेड है, और वो सर्टेन हाइट कितनी है? 1600 मीटर। देन लोकेशन एंड एक्सटेंट, द वेल्ड इज़ द वेल्ड मेनली कहाँ पे लोकेटेड है? ये होता क्या है? द वेल्ड इज़ द ग्रासलैंड रीजन, ये एक हमारा ग्रासलैंड रीजन है। लोकेटेड इन द सॉर्थर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका, ये हमारे अफ्रीका के सॉर्थर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट इज़ अ ग्रेट एट एक्सपेंस ऑफ द ग्रासलैंड, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रासलैंड है। सो इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू ऑफ द साउथ अफ्रीका, ये मेनली जो है साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट जो है कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करता है। द वेल्ड इंक्लूड्स द 3 प्रोविंसेस ऑफ द साउथ अफ्रीका, मेनली इसमें 3 प्रोविंसेस है साउथ अफ्रीका के, कैप ऑफ द गुड होप, ऑरेंज फ्री स्टेट एंड द ट्रांसवेल। हाउएवर द वेल्ड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट comprises of the eastern part of the cape of the good होप। अगर हम लोग बात करते हैं वेल्ड की वेस्ट टू ईस्ट में, तो ये मेनली जो है कौन से ईस्टर्न पार्ट से कॉम्प्राइज हुआ है? उसका नाम है केप ऑफ द गुड होप, एंटायर द ऑरेंज फ्री स्टेट एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऑरेंज फ्री स्टेट को छोड़कर और जो है मोस्टली उसमें कौन सा पार्ट होता है? वेल का। सो लिम्पोपो एंड द ऑरेंज रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न एंड द सॉर्थर्न पार्ट, और अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थर्न और सॉर्थर्न पार्ट में कौन सी रिवर्स फ्लो करती है? लिम्पोपो और ऑरेंज इस ग्रासलैंड में, और ये मेनली क्या करते हैं? दे गिव द सफिशेंट वाटर टू दिस एरिया, और उस एरिया में सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई करते हैं।
Climate: South Africa lies in the warm temperature rate zone of the southern hemisphere. अगर साउथ अफ्रीका की बात करते तो उसका वही वार्म टेम्परेट जोन होता है सॉर्दर्न हेमिस्फेयर के टूवर्ड्स. द मॉडरेट क्लाइमेट इन दिस रीजन इज ड्यू टू, वहाँ का भी टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है. और वो क्यों होता है, बिकॉज द हाइट एल्टीट्यूड, क्योंकि उसका हाई एल्टीट्यूड वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है. लगभग कितने एल्टीट्यूड पे है, 1000 मीटर to 2000 meter of the plateau. Second one is the presence of the ocean on the three sides. अब वो जो तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स में मेनली क्या होता है, ओशन प्रेजेंट होता है. द कोल्ड बेंगलुरु करंट अलोंग द वेस्ट कोस्ट, और वहाँ पर कोल्ड बेंगलुरु की का रीजन है बिकॉज ऑफ द वेस्ट कोस्ट. सो इन द हाई यील्ड रीजन द समर आर वार्म, इसलिए हाई यील्ड रीजन में जो समर होती है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है एंड वेट होती है. वाइल द विंटर्स आर द कूल एंड द ड्राई, और विंटर्स में क्या होती है, काफ़ी कूल होती है और वो ड्राई होती है. मतलब हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूखी होती है वहाँ पर. ड्राई मतलब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं होती. इन केस ऑफ समर क्या होता है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है. द नाइट टेम्परेचर समटाइम्स ड्रॉप टू द फ्रीजिंग लेवल्स. कभी कभी क्या होता है कि जो रात का टेम्परेचर होता है वो मेनली फ्रीजिंग लेवल उसका डाउन कर देता है. एंड मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज ड्यूरिंग द समर सीजन, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बारिश कब होती है, समर सीजन में ही होती है. विच डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और अब वो जो रेनफॉल का कंसेप्ट भी है वो मेनली डिक्रीज करता है किससे, किस डायरेक्शन से, साउथ टू नॉर्थ और फिर ईस्ट टू वेस्ट. प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें, द स्पीसीज ऑफ द रेड ग्रास ग्रोथ ऑन द हाई यील्ड एरिया, यहाँ पर जो है रेड ग्रास जो है वो ज़्यादा पाई जाती है. द ड्रायर द मिडल यील्ड एरिया हैज़ द रेड ग्रास एज वेल एज द थ्रोनी एनी एक्स. अब जो ड्रायर मिडल, जहाँ पर जो है वो ड्रायर रीजन है वील्ड का, तो वहाँ पर रेड ग्रास भी पाई जाती है. और एज वेल एज उसमें कई तरह के थ्रोनी मतलब कांटेदार जो है एक्स, या आप कह सकते हो बॉबस, एलोस, ड्रॉल बुशेस, ये सारे डेजर्ट स्क्रब्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं. द लो यील्ड रीजन, और जो लो यील्ड रीजन होता है वहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं. कैसे कैसे ट्रीज होते हैं, लाइक जैसे आकिया हो गया, मारलास हो गया. और इवन इन द लो लैंड्स एंड अलोंग द रिवर्स, और इवन लो लैंड्स में कई तरह के रिवर्स भी पाई जाती है. कौन सी रिवर है, सैबी एंड द लिम्पो. सो यू विल फाइंड जिंजर ग्रास, और इवन वहाँ पर जिंजर ग्रास और इवन सकोलेंट्स एंड ट्रीज भी वहाँ पर जो है बोबाल और द टॉल फैन पाम ट्रीज भी पाए जाते हैं. देन एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें, द जिराफ एंड द बैक रेनो और एंटीपोल्स, ऑल्स बुल्स, एलांट्स और द कूदर्स एंड द लेपर्ड एंड द लॉयन एंड द चीता आर द सम स्पीसीज फाउंड एयर. वहाँ पर ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे जिराफ हो गया, ब्लैक रेनो हो गया, चीता हो गए. देन पीपल एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि वहाँ के लोगों का कैसा लाइफस्टाइल है और उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा है. सो इट इज़ ए बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रीजन टू बी इनहैबिटेड बाय द ह्यूमंस. अगर हम लोग बात करें तो जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रीजन है. द स्टोन एज पीपल लिव्ड हेयर 100 of 1000 ऑफ द ईयर्स एगो. वहाँ पर जो लोग हैं लगभग अगर हम बात करें तो 100 साल पहले से ही वहाँ पर रह रहे हैं. सो दिस ओपन ग्रासलैंड अट्रैक्टेड मैनी migrants and the settlers as a food and the water was a abundant. हम लोग अगर बात करें तो इन ग्रासलैंड में मेनली क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं उसके टूवर्ड्स. लाइक वहाँ पर बहुत सारे फूड ग्रेन्स और वाटर एबुडेंट थिंग्स जो है वो ईजिली पाई जाती थी. द सैन हु ओरिजिनली इनहैबिटेड द वेट्स बिफोर द बांटू स्पीकिंग पीपल केम. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो तो वेल्ट से पहले मेनली कौन रहते थे, बांटू स्पीकिंग लोग रहते थे. हैड सम पॉपुलेशन, बहुत ही कम अमाउंट में थे. एंड
लैंड सर्वाइव बाय अ हंटिंग एंड ए गैदरिंग एनिमल्स, और वो वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाते थे, जानवरों का शिकार कर कर और उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाकर, और इवन एनिमल्स हर्डिंग एंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज ए कैरिड आउट बाय द बेंटू स्पीकिंग पीपल। और इवन वहाँ के जो लोग जो बेंटू स्पीकिंग करते थे वो लोग क्या करते थे, हर्डिंग का भी कंसेप्ट करते थे एनिमल्स को लेकर, और कल्टीवेशन के पर्पस के लिए भी करते थे। मेज, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोस, ये सारे टाइप के, टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन, ये मेनली उनके मेजर कैश क्रॉप्स थे। Sheep are reared for the excellent quality of the wool in the cooler and drier the areas, and while cattle are reared for the milk, butter and cheese, meat and leather in the warmer with the eastern part of the fields। अब fields के हमने पहले ही पढ़ा कि उनके अलग अलग रीजन थे, तो अलग अलग रीजन में वो जब एनिमल्स को यूज़ करते थे तो अलग अलग पर्पस के लिए करते थे। जैसे शीप के जो हेयर्स वगैरह होते थे उनको अच्छी क्वालिटी के वूल्स वगैरह बनाते थे। इवन कैटल से जो होता था मिल्क निकालते थे, बटर बनाते थे, चीज़ बनाते थे, मीट, लेदर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। मिनरल वेल्थ इज़ दिस रीजन इंक्लूड द गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम। और अगर हम लोग बात करते हैं मिनरल वेल्थ की, तो उस रीजन में ये लोग क्या करते थे, गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, कोल और भी कई तरह के ओर्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते थे। लाइक जैसे जोहान्सबर्ग इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स गोल्ड माइंस, ये गोल्ड माइंस में पाया जाता था और गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। वाइल द किम्बरली इज़ द फेमस ऑफ इट्स द डायमंड माइंस, और ये जो किम्बरली ओर है ये मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता था, डायमंड माइंस में, विच हैव एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द डायमंड इंडस्ट्री, जिसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप्ड हो गई थी। अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड द स्टील मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा उधर एक दो और हमारी मिनरल इंडस्ट्रीज जो थी वो फेमस हुई थी, जिनको हम लोग मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज भी कहते थे। बट वो कौन से दो मेटल्स की वजह से हुई थी, आयरन और स्टील, और जो मेनली रेलवे इक्विपमेंट में भी यूज़ की जाती थी। एंग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द लेदर प्रोडक्ट्स। और इवन इसके अलावा जो है एंग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हुई। एंग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब एग्रीकल्चर्स के रिसोर्सेज को यूज़ करके इंडस्ट्रीज में आप कह सकते हैं कि उन सोर्सेज को यूज़ कर कर एग्रीकल्चर के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपने पर्पस के लिए यूज़ कर कर कई तरह की फूड प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया। लाइक जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बना दिए, लाइक बटर कह सकते हैं हम लोग कि बटर बना दिया, चीज़ बना दिया। फिर उन्होंने कई तरह के लेदर प्रोडक्ट्स बना दिए उन रॉ मटेरियल्स वगैरह को यूज़ कर कर। तो इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी में उसका क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। आई होप सो कंसेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल। Please students read the chapter from your book. If you have any doubt, send it on a WhatsApp group. Thank you and have a nice day.